जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को देखिए 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा मिश्रित एवं सहकारी क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका स्वामित्व होता है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों या निगमों का स्वामित्व होता है। अगला देखते हैं, सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग धंधों का शामिल किया जाता है? तो देखिए सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में लौह इस्पात उद्योगों को विकास प्रायः किन कच्चे माल वाले क्षेत्रों में हुआ है? तो भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास प्रायः लोहा और कोयला क्षेत्रों में हुआ है। देखिए नोट में दिया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि भारत के अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों जैसे जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं, या फिर लौह अयस्क के स्रोत जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना विद्युत स्रोत के निकट की जाती है। क्यों? क्योंकि इन उद्योगों को विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना विद्युत स्रोत के निकट की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित होता है? तो देखिए चीनी उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित होता है। अगला है लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना सन 1874 में बराकर नदी के किनारे किस स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें केवल ढलवा लोहे का ही उत्पादन होता था? तो देखिए कुल्टी, आसनसोल और पश्चिम बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें केवल ढलवा लोहे का ही उत्पादन होता था। अगला देखते हैं, 1889 में किसने बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी को अधिग्रहित कर उसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा? तो देखिए 1889 में बंगाल आयरन एंड स्टील आयरन वर्क्स कंपनी बंगाल सरकार ने अधिग्रहित कर उसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन का पहला प्रयास 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साकची मतलब जमशेदपुर नामक स्थान में जमशेद जी टाटा द्वारा किस कंपनी की स्थापना की गई? तो देखिए जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई 1907 में। अगला प्रश्न देखते हैं, टिस्को मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कौन सा है? तो देखिए कोलकाता पतन है। अगला है, टिस्को को पानी स्वर्णरेखा एवं खारकोई नदियों से मिलता है, और फिर लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खदानों से प्राप्त होता है, जो कि जोड़ा खदान कहाँ है? उड़ीसा में है। और कोककारी कोयला किन कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है? तो देखो तो इसमें कोककारी कोयला इसको मिलता है कहाँ से? टिस्को को तो झरिया एवं पश्चिम बोकारो से टिस्को को कोककारी लोहा प्राप्त होता है, कोककारी कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी में हीरापुर में किस कंपनी की स्थापना की गई? तो देखिए सन 1918 में पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। 1937 में इसकी सहायता से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना कर कहाँ पर हीरापुर लौह इस्पात की दूसरी इकाई की स्थापना की गई? तो देखिए बर्नरपुर पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन बहुत कम होने के कारण किस वर्ष सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया? तो देखिए सन 1972-73 में बहुत कम उत्पादन होने के कारण सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को। अगला देखते हैं, तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना सन 1923 में तत्कालीन मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती में की गई। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखिए भद्रावती में क्या बोलता है, तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना 1923 में की गई, जिसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VISW रख दिया गया, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम। अगला देखते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को लौह अयस्क बाबू बुदन पहाड़ियों के केमानगुंडी क्षेत्रों से मिलता है। इसकी विद्युत भट्टियों को कहाँ से ऊर्जा मिलती है? तो देखिए इसकी विद्युत भट्टी को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से विद्युत मिलती है, विद्युत ऊर्जा। अगला नोट दिया हुआ है, इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। 1951 तक पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल का प्रयोग किया जाता था। बाद में ईंधन के रूप में विद्युत का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को जल भद्रावती नदी से जल प्राप्त होता है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद किस पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। अगला है, ये सभी संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के नियंत्रणाधीन स्थापित किए गए। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। अगला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया? तो देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र को झरिया झारखंड से कोयला तथा सुंदरगढ़ और केंझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। मतलब राउरकेला इस्पात संयंत्र को झरिया झारखंड से कोयला प्राप्त होता है और सुंदरगढ़ और केंझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से। और जल किससे प्राप्त होता है? तो जल देखिए कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र 1959 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। वर्ष 1955 में इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। अगला देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह वर्तमान में राव घाट कांकेर से प्राप्त होता है और कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। इसको जल और विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए रावघाट क्या बोलते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र को कोयला रावघाट से मिलता है और जल और विद्युत कहाँ से मिलता है? क्रमशः तांदुला बांध और कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग कहाँ चला जाता है? तो देखिए कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान में वर्ष 1956 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम देश के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। इसको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित इसको लौह अयस्क नोआ मंडी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित इस संयंत्र को जल और विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित इस संयंत्र को जल और विद्युत दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होता है।
देखते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन 1962 में प्रारंभ हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया। अगला देखते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस सिद्धांत के आधार पर की गई है, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। तो देखिए परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसमें बोला है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे में राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 नए इस्पात संयंत्र दक्षिणी भाग में स्थापित किए गए जो कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। पहले 2 संयंत्र सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु और विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक। तीसरा संयंत्र कौन सा है? तो देखिए तीसरा संयंत्र है बीजाग इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं बीजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इस दृष्टि से यह देश का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना भी है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए बीजाग इस्पात संयंत्र की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। अगला देखते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में स्थापित किया गया। इसमें किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? तो देखिए विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में स्थापित किया गया। यह स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। अगला है सेलम इस्पात संयंत्र किस वर्ष चालू किया गया? तो देखिए सेलम इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? तो स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सबसे पहला हो जाएगा 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कवासी डॉलर द्वारा कहाँ की गई? तो देखिए मुंबई में की गई 1854 में। वैसे भारत में स्थापित पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल सन 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी जो असफल रही। अगला देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन 2 राज्यों में है? तो देखिए महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अगला देखते हैं किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए मुंबई शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है।